चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास पहला टॉपिक आज का जो हमने स्टार्ट करना है, इसका टाइटल है IS-23 दैट इज बोर्डिंग कॉस्ट। IS-23 दैट इज बोर्डिंग कॉस्ट। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की टर्म आपने सुनी है पहले कहीं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या इसका यूज है, क्यों इसको फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है? मैं देखें, आपने पीआरसी लेवल पे या पीआरसी से पहले अपने इंटर लेवल पे या कैम्ब्रिज लेवल पे जो कुछ भी अकाउंटिंग कवर की है, मेरे ख्याल है जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आइडिया होता है। इंटर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। ये कि जब आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, आप एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। बिजनेस ओनर्स ने कैपिटल इंजेक्ट किया, उस कैपिटल से हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उस कैपिटल से हमने इन्वेंट्री खरीदी, उस कैपिटल से हमने सेल्स, उस इन्वेंट्री को हमने सेल किया, सेल से हमारे पास पैसे आए तो गुड्स दिए, डिफरेंट तरह के एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह किए। तो आप अपनी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो ना, हर एक ट्रांजेक्शन या हर एक एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के पीछे कोई ना कोई अकाउंटिंग का रूल अप्लाई हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो ना, इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। ये आप FAR 2 लेवल पे कवर करोगे। आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हो ना, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड है, बताया मैं, IS-2। इन्वेंट्री जो आप रिकॉर्ड करते हो, इन्वेंट्री को ओरिजिनली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, सब्सिक्वेंटली लोअर ऑफ कॉस्ट और एनओआर पे रिकॉर्ड करते हो। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए स्टैंडर्ड है IS-2 इन्वेंट्री के नाम से। इसी तरीके से अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करें, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है? I-16 ये बताता है कि अगर कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करती है तो इसको इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करता है, इसको सबसे पहले डेप्रिशिएट कैसे करता है, और साल के आखिर में इसको किस तरह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट करता है। तो हर तरह की ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करने के लिए कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिकली मौजूद होता है। आज की क्लास में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने लगे, उसका नाम है IS-23 दैट इज बोर्डिंग कॉस्ट। IS-23 बोर्डिंग कॉस्ट। पहले तो बोर्डिंग कॉस्ट भी क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो ये सवाल क्रिएट होता है कि बोर्डिंग कॉस्ट क्यों है, क्या इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस स्टैंडर्ड को लाया गया। मैं सिर्फ एक बात रीड कर रहा हूं। द कोर प्रिंसिपल ऑफ IS-23, द कोर प्रिंसिपल ऑफ IS-23 बोर्डिंग कॉस्ट इज दैट you should capitalize borrowing cost if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. सर यहाँ पे बहुत टेक्निकल जार्गन से इस्तेमाल हुआ, हमें तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। सर मुझे बताएं, क्या आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट का नाम सुना है? क्या आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट का नाम सुना है? सर क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट? एक्सपेंस और इनकम मैच होनी चाहिए, कुछ हद तक सही बात बताइए इसने। सेल पीरियड के एक्सपेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए, से इनकम और एक्सपेंस एक ही पीरियड के रिकॉर्ड होने चाहिए। कोई और? जबरदस्त बात की इसने, बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स के साथ बात की है कि सर मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक इनकम और एक्सपेंस जिस पीरियड में इनकर हुआ है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि एक इनकम और इससे कॉरिस्पॉन्डिंग एक्सपेंस जिस पीरियड में इनकर हुए उसी पीरियड में रिकॉर्ड भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के लिए एडमिन स्टाफ में 10 लोग भर्ती किए। मैं हर महीने के एंड पे उनको महीने की सैलरी पे करता हूं, तो ये एक्सपेंस मैं महीने के एंड पे रिकॉर्ड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उन एम्प्लॉइज से मैंने एक महीने तक अपने IQ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प ली, उन एम्प्लॉइज से मैंने एक महीने तक IQ के बिजनेस में रिसोर्सेस या उनकी मेहनत को कंज्यूम किया, तो महीने के आखिर में जो मैं उनको सैलरी पे कर देता हूं वो मेरा उस महीने का एक्सपेंस है, वो मैंने उस महीने रिकॉर्ड कर लिया। मेक सेंस? सर मैंने उसी महीने में एक लैपटॉप परचेस कर लिया 2 लाख रुपए का, पहले महीने का आखिर आया,
मैंने अपने स्टाफ अब्दुल रहीम को सैलरी पे की ₹1,00,000 की, वो मैंने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने रहीम को 1 महीना अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मैंने रहीम को यूज करके 1 महीना अपने बिजनेस के लिए हेल्प ले ली। मैंने उसको 1 महीने की सैलरी पे की, एक्सपेंस आउट कर दिया। हम सैलरी की ही एंट्री पास करते हैं ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश और बैंक पेबल क्रेडिट। मैंने मंथ एंड पे ₹2,00,000 का लैपटॉप परचेज कर लिया। अब मैं एंट्री क्या बना दूं? लैपटॉप एक्सपेंस डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट, लैपटॉप एक्सपेंस डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट। क्या मैं ये एंट्री बनाता हूं? नहीं सर, आप ये एंट्री नहीं बनाते। आप एंट्री बनाते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। तो सर आपने रहीम को सैलरी पे की, आपने एक्सपेंस आउट कर दिया, तो लैपटॉप को आपने एक्सपेंस आउट क्यों नहीं किया? क्योंकि लैपटॉप मैंने खरीदा तो है, लेकिन उसका बेनिफिट थोड़ी इंजॉय किया। उसका बेनिफिट कब इंजॉय करूंगा? जब मैं इस लैपटॉप को यूज करूंगा। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैंने और सर इब्राहिम ने मिलकर आईक्यू का स्कूल ओपन करने की डिसीजन लिया। अब जब हमने ये कैंपस लॉन्च किया ना, तो हमने कोई ₹2.25 करोड़ इस कैंपस में खर्च कर दिए। यानी जिस वक्त मैंने कैंपस लिया था, ये एक बहुत पुरानी खंडर जमाने की बिल्डिंग थी, कोई 8-10 साल से बंद थी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी रेनोवेशन करवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया, एयर कंडीशन परचेज किए, फोर सीलिंग परचेज की, जनरेटर लगवाया, यानी बेतहाशा चीजों पे खर्चा किया, और टोटल मुझे कैंपस ₹2.25 करोड़ का पड़ गया। अब अगर लेट से कि पहला साल खत्म हो, और लेट से कि पहले साल मैंने स्टूडेंट्स को जो बैच सेल किए ना अपने, उसमें मेरे पास रिसीविंग आई लेट से ₹20 लाख की। अब अगर मैं पहले साल के आखिर में रेवेन्यू दिखाऊं ₹20 लाख, 2 मिलियन, और अपने एक्सपेंसेस दिखा दूं, कैंपस बनाया ₹2 करोड़ का, 20 मिलियन, तो मैंने सर इब्राहिम से कहा पहले साल के आखिर में, यार ये तो हमें ₹1,80,00,000 का नुकसान हो गया, ये तो हमने गलत खोल दिया कैंपस। तो क्या ये मेरा डिसीजन, क्या ये मेरा आर्ग्यूमेंट सही होगा? नहीं सर, ये आपका आर्ग्यूमेंट ही सही नहीं है। आप ये जो इनकम दिखा रहे हो, ये 1 साल की है, लेकिन आप जो कैंपस बनाया आपने, ये पहले साल के आखिर में डिस्ट्रॉय थोड़ी हो जाएगा। ये तो आप अभी चलाओगे, 5-10 साल तो चलेगा कैंपस। यानी कि ये जो 18 मिलियन जो कि मैंने खर्चा किया है, मैंने खर्चा पे किया है, उसका बेनिफिट थोड़ी लिया है। बेनिफिट तो कब लूंगा? जब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक मैं इस कैंपस में मैं पढ़ाता जाऊंगा, इस कैंपस को यूज करता जाऊंगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसी चिड़िया, इसी कॉन्सेप्ट का नाम है कि भाई एक इनकम, उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है, यानी इनकम और उसके बैक पे जो कॉरिस्पॉन्डिंग एक्सपेंस है, वो आपका सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं 18 मिलियन या 20 मिलियन, ₹2 करोड़ के कैंपस को एक ही साल में एक्सपेंस आउट कर दूं, तो ये मैंने तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की को खराब कर दिया कि मैंने इनकम सिर्फ एक साल की रिकॉर्ड की, और मैंने 5 साल तक जो कैंपस इस्तेमाल करना है उसे मैंने एक ही साल में एक्सपेंस आउट कर दिया। तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नंबर्स या जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ये भी कोई वैलिड नंबर्स या वैलिड रिजल्ट या वैलिड डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे पास हेल्प नहीं कर रहे हो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हम करते हैं क्या है कि भाई अगर आपने कोई खर्चा किया है जो कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, आप उसे एकदम ही एक्सपेंस आउट कर देते हो। लेकिन अगर आपने कोई खर्चा किया है जो कि कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो आप उसे एकदम ही एक्सपेंस आउट नहीं करते। आप उसे एक्सपेंस आउट करते हो उस वक्त जब आप उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करो। सर ये आपने 2 टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल कर दिए, समझ नहीं आया बिल्कुल। देखिए, एक्सपेंडिचर कैन बी आइदर रेवेन्यू एक्सपेंस और कैन बी आइदर कैपिटल एक्सपेंस। कोई बता सकता है रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस में फर्क क्या है? बात कुछ हद तक सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। सर बिल्कुल जबरदस्त बात कर दी इन्होंने। रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है वो एक्सपेंस जिनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर पे कंज्यूम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये पानी की बोतल आज खरीदी, मैं आज इस पानी की बोतल को पी के कंज्यूम कर लूंगा, ये पानी की बोतल मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। इस महीने के आखिर में मैं इस कॉलेज का रेंट पे करूंगा, इस महीने के आखिर में मैं वॉचमैन की सैलरी पे करूंगा, इस महीने के आखिर में मैं इस कॉलेज का इलेक्ट्रिसिटी पे करूंगा। ये सारा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्यों?
क्योंकि कॉलेज को, इलेक्ट्रिसिटी को, वॉचमैन को मैंने 1 महीने ही कंज्यूम भी कर लिया। लेकिन मैंने इस कॉलेज के लिए जो ये लैपटॉप खरीदा, क्या ये लैपटॉप 1 महीने इस्तेमाल होगा? नहीं, ये लैपटॉप हो सकता है 3-4 साल इस्तेमाल हो जाए। तो अब ये जो मेरा एक्सपेंडिचर या ये जो मेरा लैपटॉप का खर्चा है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर पे आप रिसीव कर रहे होगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जिस पीरियड में आप इनकम करते हो उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट कर देते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप उस वक्त एक्सपेंस आउट करते हो जिस वक्त आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम कर रहे हो। अब आप लोगों ने शायद IAS 16 का नाम तो ना सुना हो, शायद सुना भी हो, लेकिन आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टर्म सर नासिर बोरा के साथ FAR 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में लास्ट कवर किया हो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का परचेस करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन ही क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन ही क्या है, किसी को मालूम है? सर मैं प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन है जिसमें 3 बातें हो। नंबर 1, टेंजिबल हो, यानी जिसको देखा या छुआ जा सके। नंबर 2, जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। नंबर 1 जो कि टेंजिबल हो। तो सर टेंजिबल क्या कोई इंटेंजिबल ऐसे भी होते हैं? हाँ, इंटेंजिबल ऐसे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया तो वो टेंजिबल ऐसे थोड़ी है, फिर वो IAS 16 में नहीं अकाउंट फॉर होता। उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 38, जो कि आप FAR 2 लेवल पे कवर करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो कोई टेंजिबल एसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन, या तो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो, या फिर दूसरों को रेंट पे देने के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है? 3 कंडीशंस। इट मस्ट बी अ टेंजिबल एसेट, इट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। मैं अच्छा ये बातें लिखवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि IAS 16 का पूरा स्टैंडर्ड ही आपके कोर्स का पार्ट है, जिसमें हमारी कोई 12-15 क्लासेस लगेंगी। IAS 16 आप कंप्लीट कवर करेंगे तो उसको हम डिटेल में इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। सर हम तो IAS 16 पढ़कर आए ऑलरेडी, वो आप IAS 16 का कोई 10-12% पोर्शन पढ़कर आए, जो बाकी 80% पोर्शन है वो आप FAR 1 में कवर करेंगे। लेकिन हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। एक ऐसा टेंजिबल एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाए, या रेंटल पे देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या मतलब? देखिए, जैसे IQ की आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, एक हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है जहां पे पोर्टल वाले, IT वाले सारे बैठे हुए। तो वो वाला जो ब्लॉक है ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में है। एक आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, यहाँ जो क्लासेस नजर आ रही है ये मैं अपने कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। और फॉर एग्जांपल मैं एक फ्लोर रेंट पे दे दूं तो एडमिन ब्लॉक जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये वाली क्लासरूम जो कि कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और टॉप फ्लोर जो मैंने रेंट पे दे दिया, ये तीनों चीजें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि ये टेंजिबल है, इनकी यूजफुल लाइफ मोर देन ईयर है, या तो एडमिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर रेंटल टू अदर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने हमें बताया कि सर ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, तो डे 1 पे आप एंट्री क्या बनाते हो? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट। अब ये तो आपने अपनी बुक्स में एक एसेट रिकॉर्ड कर लिया। सर इस एसेट को हम एक्सपेंस आउट कब करते हैं? सर जैसे जैसे ये डेप्रिशिएट होता रहता है। भाई फॉर एग्जांपल मैंने ये लैपटॉप खरीदा 2 लाख रुपए का, मैंने ये लैपटॉप खरीदा 2 लाख रुपए का। अब मुझे मालूम है कि यार ये 4 साल चलेगा, तो अगर मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा किया है जो मुझे 4 साल तक बेनिफिट देगा, यानी कि मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि हर साल 50,000 का बेनिफिट देगा, तो मैं हर साल के आखिर में क्या करता हूं? सर मैं हर साल के आखिर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट करता रहता हूं। तो रेवेन्यू एक्सपेंस को आप जैसे इनकम करते हो एक्सपेंस आउट कर देते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप जैसे जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करते हो वैसे वैसे आप इसे एक्सपेंस आउट कर रहे होते हो। क्या ये बात समझ आती है हमें? अगर हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ आता है तो हमें बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड को लाने के पीछे की वजह समझ आएगी। बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड क्यों लाया गया? सर बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर
एक क्वालिफाइंग एसेट, अगर एक क्वालिफाइंग एसेट, सर क्वालिफाइंग एसेट क्या है? सर क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है एक ऐसा एसेट जिसकी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, एक ऐसा एसेट, ऐसा एसेट जिसकी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम होता। एक ऐसा एसेट जिसकी कंस्ट्रक्शन में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो, उस एसेट को आप क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। सर ये वाटर बॉटल जो एक्वाफिना ने बनाई है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? ये जो वाटर बॉटल एक्वाफिना ने बनाई है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं सर, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो शायद आधे घंटे में बन गई होगी, उससे भी कम टाइम में बन गई होगी। लेकिन ये जो कैंपस मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? यस। तो इसको बनाने में मुझे 6-8 महीने लग गए होंगे। तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो एसेट जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। सर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे समझेंगे? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी एसेट को बनाने में 1 साल या उससे ज्यादा का अर्सा लगता है ना, तो हम कहेंगे कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है और ये एसेट अब आपका क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर किया जाएगा। अगर एक एसेट को बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, यानी 1 साल या उससे ज्यादा का अर्सा लग रहा है, तो ये एसेट एक क्वालिफाइंग एसेट है। ये क्या हो सकता है? सर ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, ये कोई इन्वेंट्री भी हो सकती है। भाई फॉर एग्जांपल कि अगर एक, लेट से एग्जांपल दे रहा हूं कि एक कार मैन्युफैक्चरर है और वो कोई ऐसी कार बना रहा है जो कि टोटली हैंडमेड है और उसको बनाने में उसको 1.5 साल का टाइम लगता है, तो अब ये कार भी एक क्वालिफाइंग एसेट है। जरूरी नहीं कि क्वालिफाइंग एसेट कोई बिल्डिंग ही हो हमेशा, या कोई ब्रिज ही हो। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग, कोई ब्रिज, कोई भी कंस्ट्रक्शन। ये कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी ऐसी होती है जिनको बनाने में महीनों सालों लग जाता है। या इवन ये कोई इन्वेंट्री भी हो सकती है जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा हो। तो सबसे पहले तो एक टर्म हमने समझी, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग एसेट। IS 23 ये कहता है कि अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई बोरोइंग करते हो, अगर आप एक क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए कोई बोरोइंग्स करते हो। सर बोरोइंग्स क्या होता है? बोरोइंग्स क्या होता है? सर सिंपल उधार लेना, सिंपल लोन लेना, कोई भी लोन हो। सर लोन कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है ये कोई बैंक लोन हो, मैंने किसी बैंक से उधार ले लिया। हो सकता है ये कोई रिलेटेड पार्टी का लोन हो, मैंने किसी जानने वाले से उधार ले लिया। हो सकता है ये कोई TFC, डिबेंचर या सुकूक लोन हो। ये समझते हैं TFC, डिबेंचर, सुकूक क्या होता है? TFC, डिबेंचर, सुकूक, ये टर्म समझते हैं हम? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, अगर मैं एक बात करूं ना कंपनी की, कंपनी तो समझते हैं ना, अगर मैं एक बात करूं कंपनी की, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या एक कंपनी को रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, उसको स्टार्ट करने के लिए और उसको चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। एक कंपनी की जिंदगी में जो फंड्स आते हैं ना, वो 2 ही जगह से आ सकते हैं। कहां कहां से? सर या तो वो पैसा इक्विटी से आएगा या वो पैसा लाइबिलिटी से आएगा। एक कंपनी की जिंदगी में कोई किसी जगह से पैसे नहीं आ सकते। एक कंपनी की जिंदगी में पैसा या तो इक्विटी से आ रहा होगा या पैसा लाइबिलिटी से आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक कंपनी बनाता हूं IQ लिमिटेड के नाम से, और मैं आप सबसे कहता हूं कि आप लोग IQ लिमिटेड में इन्वेस्ट करें, और आप सब लोग IQ लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हो, तो मैं बदले में आपको क्या दूंगा? मैं बदले में आपको क्या दूंगा? शेयर। जबरदस्त। जब एक इन्वेस्टर
जब एक इन्वेस्टर किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में पैसा इंजेक्ट करता है एज अ ओनर, तो उन पैसों को हम देते हैं नाम इक्विटी का। और इसके बदले में हम क्या इशू करते हैं सर? इसके बदले में हम इशू करते हैं शेयर्स, या मोर स्पेसिफिकली ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं IQ लिमिटेड बना रहा हूं, आप लोगों को हिस्सेदार नहीं बनाना मुझे, लेकिन आप लोगों से पैसे चाहिए। अगर मैं IQ लिमिटेड बना रहा हूं और मुझे पैसे चाहिए, और मैं आप लोगों को कहता हूं यार मेरी कंपनी में पैसा दो, मैं आपको हिस्सेदार बना देता हूं, तो आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको बदले में क्या इशू किए होंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स। आप मेरी कंपनी के मालिक बन जाएंगे, हिस्सेदार बन जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार मैं आप लोगों से पैसा तो लूं, लेकिन आपको अपनी कंपनी का वारिस ना बनाओ, आपको अपनी कंपनी का हिस्सेदार ना बनाओ। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैं आपसे लोन ले सकता हूँ, मैं आप लोगों से लोन ले सकता हूँ। अब जब मैं लोन लेने जाता हूं, तो मेरे पास प्रैक्टिकली बहुत ऑप्शंस अवेलेबल। मैं चाहूं तो बैंक से जाके कमर्शियल लोन ले लूं, मैं चाहूं तो किसी इस्लामिक बैंक से जाके इस्लामिक लोन ले लूं, मैं चाहूं तो जनरल पॉपुलेशन से डिफरेंट तरह के लोन ले सकता हूं, जिसके बदले में हम जो इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं ये उनके नाम है। डिबेंचर्स हो गया, TFC हो गया, सुकूक हो गया, किसी की स्टूडेंट ने आवाज लगाई बॉन्ड हो गया। ये डिफरेंट तरह के लोन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, दैट्स इट। ये डिफरेंट तरह के लोन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, दैट्स इट। कि मैंने आपसे लोन लिया, आपको डिबेंचर इशू कर दिया, मैंने आपसे लोन लिया, आपको सुकूक इशू कर दिया, मैंने आपसे लोन लिया, आपको TFC इशू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिसाल लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब लोन चाहिए होता है, तो वो IMF के पास जा सकता है, वर्ल्ड बैंक के पास जा सकता है, चाइना के पास जा सकता है, सऊदी के पास जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर लोन चाहिए हो, तो वो मार्केट में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये इशू करके जनरल पब्लिक से भी लोन ले सकती है। आपने हो सकता है ये टर्म्स बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपने कभी ना सुनी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए ना, IMF के पास चला जाए, वर्ल्ड बैंक के पास चला जाए, चाइना के पास चला जाए, सऊदी के पास चला जाए, ये ऑप्शन है। तो अपने लोगों से भी लोन ले सकता है। कैसे? गवर्नमेंट चाहे तो आप लोगों को ट्रेजरी बिल इशू कर दे, आप लोगों को PIB, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट, चले ये छोड़े, प्राइस बॉन्ड तो देखा होगा ना आपने। प्राइस बॉन्ड क्या होता है? प्राइस बॉन्ड में आप गवर्नमेंट को लोन ही दे रहे होते। प्राइस बॉन्ड जब गवर्नमेंट इशू करती है तो वो लोगों से पैसा लेती है और लोगों को प्राइस बॉन्ड इशू कर देती है कि चूंकि आपने हमें पैसा दिया, हमने आपको प्राइस बॉन्ड एज एविडेंस के तौर पे दे दी। और फिर गवर्नमेंट उसमें लोगों को मोटिवेट करने के लिए हर महीने के आखिर में एक लकी ड्रॉ चला देती है ताकि लोग लोन दे गवर्नमेंट। तो प्राइस बॉन्ड एक तरीके से गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक से लोन ही लिया है। तो इसी तरह कंपनी का जब जनरल पब्लिक से या पॉपुलेशन से लोन ले रही होती है, तो उनको जो सर्टिफिकेट इशू करती है, इसका नाम डिबेंचर हो सकता है, इसका नाम सुकूक हो सकता है, इसका नाम बॉन्ड हो सकता है। क्या ये बात समझ आती है? तो अब IS-23 के ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। IS-23 ये कहता है, मैं ऑनलाइन वालों के सवालों को भी आंसर करूंगा, बस बात पूरी कर लो अपनी। IS-23 ये कहता है कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर एक कंपनी कोई बोरिंग्स करती है, अब ये बोरिंग कोई भी हो सकती है, मैंने बैंक से लोन लिया, अपने किसी जानने वाले से लोन लिया, या जनरल पब्लिक से डिबेंचर, TFC वगैरह इशू करके लोन लिया, तो इस बोरिंग पे जो मुझे बोरोइंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। सर बोरिंग कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, सिंपल, दैट्स इट, इंटरेस्ट। आम हालात में अगर आप बैंक से लोन लेते हो या किसी से भी लोन लेते हो और आपको उस पर सूद देना पड़ता है, ये सूद रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है? आम हालात में अगर आप एक लोन लेते हो और हर महीने के आखिर में या हर साल के आखिर में या हर 6 महीने के आखिर में इस लोन पे सूद देना पड़ता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है? सर ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। भाई फॉर एग्जांपल, आज मैं आपसे 1 करोड़ रुपए का लोन लूं, एक साल के बाद 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको मैं 10 लाख रुपए का सूद दूं, तो ये 10 लाख रुपए का सूद एक्सपेंस मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने एक साल उस 1 करोड़ रुपए को एंजॉय किया। यानी उस एक साल में मैंने उस 1 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट कंज्यूम किया, तो उसके ऊपर जो मैं सूद दे रहा हूं ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, जिसे मैं इमीडिएटली P&L में एक्सपेंस आउट कर देता हूं। क्या ये समझ आता है हमें? बस अब लास्ट बात, IS-23 ये कहता है कि एक क्वालिफाइंग एसेट
एक ऐसा एसिड जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 12 महीनों से ज्यादा का टाइम लग जाए, सब्सटेंशियल पीरियड टाइम लग जाए। अगर इस क्वालिफाइंग एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपने कोई बोरिंग की, और इस बोरोइंग के ऊपर आपने कोई बोरिंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट इनकर किया, तो अब ये इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये इंटरेस्ट आपके एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। और बहुत लॉजिकल बात की इसने, यहां पे कोई लॉजिकल बात नहीं की। वो ये कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने आईक्यू का कैंपस बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया, मैंने आईक्यू का कैंपस बनाने के लिए बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, और मैंने 1 करोड़ रुपए का कैंपस बना दिया। अब बैंक की 1 करोड़ रुपए के कैंपस के ऊपर मुझे 10 लाख का सूद देना पड़ा। बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, आम हालात में तो हम ये 10 लाख रुपए का सूद एक ही साल में एक्सपेंस आउट कर देते, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं यार मैंने लोन लिया क्यों था, मैंने लोन लिया था कैंपस बनाने के लिए, ये कैंपस बना लिया, ये कैंपस कितने साल चलेगा सर, ये कैंपस 10 साल चलेगा। तो क्या ये लॉजिकल है कि मैं 1 साल का सूद एक ही साल एक्सपेंस आउट कर दूं? वो सूद भी वैसे ही एक्सपेंस आउट होना चाहिए जैसे मेरे कैंपस का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। तो पूरे बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड की जो बेसिस है ना, वो एक प्रिंसिपल के ऊपर, दैट्स कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, आईएस ये कहता है भाई आम हालात में अगर आप कोई लोन लेते हो उसमें जो सूद लेते हो वो आपका उस साल का एक्सपेंस, उस पीरियड का एक्सपेंस, लेकिन अगर आपको बनाना है, एक ऐसा आदमी बना रहे हैं जिसको बनाने लगेंगे, तो अब इस एसेट को बनाने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया तो इस लोन का जो सूद है ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये एक कैपिटल एक्सपेंस है, और आपने इसे एक्सपेंस आउट नहीं करना बल्कि एसेट की ही कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देना है। क्या ये बात समझ आती है? मैं रिपीट करता हूँ, आम हालात में किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मैं कुछ सूद बेयर करता हूँ, कुछ सूद बर्दाश्त करता हूँ, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस है, जिस साल सूद बर्दाश्त करूंगा, जिस साल इंटरेस्ट इनकम करूंगा उसी साल एक्सपेंस करूंगा। लेकिन अगर कोई लोन लिया ही इसलिए है कि कोई क्वालिफाइंग एसिड बनाना है, और क्वालिफाइंग एसिड है ही ऐसा जो कि लॉन्ग टर्म नेचर का है, डिसमेंट नहीं होगा, अब उस लोन के ऊपर जो सूद भी आएगा ये एक्सपेंस आउट नहीं होगा बल्कि ये उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनकर कैपिटलाइज हो जाएगा। जब कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा तो जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होता रहेगा वैसे वैसे आपका वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी डेप्रिशिएट होता जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? मैं सर मैं कुछ बातें रीड करता हूँ, उसके बाद हम नोटिंग करेंगे और फिर मैं ऑनलाइन वालों को भी जवाब दूंगा। तो आईएस 23 का ऑब्जेक्टिव अब हमारे सामने कुछ थोड़ा बहुत क्लियर होने लगा है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएस 23? The core principle of IAS 23 borrowing cost is that you should capitalize borrowing cost if they are directly related, if they are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset. अब वैसे तो मैंने ये टर्म्स आपके सामने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक कि बोरिंग कॉस्ट किसको कहते हैं, एक कि क्वालिफाइंग एसिड को किसको कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स यहाँ डिफाइन हुई है। व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट? सर बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन कोई टेक्निकल नहीं है, अगर आप बोरोइंग करते हो तो उस बोरोइंग के नतीजे में जो बर्डन बर्दाश्त करते हो वो बोरिंग कॉस्ट हो। मैं बैंक से लोन लेता हूं, उनको सूद देना पड़ता है, ये बोरिंग कॉस्ट है। मैं आपसे इन्वेस्टमेंट लेता हूं, आपको जो रिटर्न देना पड़ता है, ये मेरे लिए बोरिंग कॉस्ट है। व्हाट इज बोरिंग कॉस्ट? बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। एक कंपनी फंड्स को बोरो करने के अगेंस्ट जो कॉस्ट इनकर करती है उसको हम सिंपली बोरिंग कॉस्ट का नाम दे रहे हैं। सर व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? एक ऐसा एसेट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगे, सब्सटेंशियल पीरियड टाइम लगे, यही बात यहाँ लिखी है। अ क्वालिफाइंग एसेट is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. एक ऐसा एसेट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो एसिड आपका क्वालिफाइंग एसिड कहलाया जाएगा। बट व्हाट इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? Well, that is not defined in IAS 23. So here you need to apply some judgment. Normally, if an asset takes more than 1 year to be ready, then it would be a qualifying asset. IAS 23 ने substantial period of time को define नहीं किया, लेकिन practically हम judgment इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक asset को बनने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो हम इसे qualifying asset कह सकते हैं। एक और important बात,
Note that IS 23 does not say that it must be an item of property, plant and equipment. It can also be an inventory or intangible too. देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं आईक्यू के लिए कैंपस कंस्ट्रक्ट करवाता हूं, तो ये कैंपस मेरे लिए क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि इसको ऑब्वियसली बनाने में मुझे 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल लग सकता है। मेरे लिए ये कैंपस क्वालिफाइंग एसेट है और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा अपने कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई आपने जो है ना नर्सरी पे एक ब्रिज बनाना। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, और गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने नर्सरी पे एक ब्रिज बनाना। अब मैं गवर्नमेंट के लिए नर्सरी पे जो ब्रिज बना रहा हूँ, क्या ये मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है? तो मेरे लिए क्या है ये? सर इन्वेंटरी टाइप की चीज है, क्योंकि जो चीज आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बना के बेचते हो वो आपकी इन्वेंट्री होती है ना। तो ये क्वालिफाइंग एसेट एक इन्वेंट्री भी हो सकता है, ये क्वालिफाइंग एसेट है, इन्वेंट्री भी हो सकता है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कोई आईटी कंपनी हूं और मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो मुझे कहता है कि मुझे एक XYZ टाइप की ऐप बनवानी है, और मैंने उसको कहा कि भाई आपकी ऐप बड़ी टेक्निकल है, इसको बनाने में 1-1.5 साल का अर्सा लग जाएगा। तो मैं इस कस्टमर के लिए जो ऐप बना रहा हूं जिसमें 1-1.5 साल का अर्सा लगेगा, ये ऐप कोई टेंजिबल एसेट नहीं है, क्योंकि ऐप तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी ना, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। तो क्वालिफाइंग एसेट एक कॉन्सेप्ट का नाम है। कोई भी एसेट जिसको बनाने में 1 साल या उससे ज्यादा अर्सा लग रहा है, ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है ये इन्वेंट्री हो सकता है ये इंटेंजिबल। और आईएस 23 का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए आपने कोई बोरिंग्स की है, तो उस बोरिंग के ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट आएगी, आप उसे स्ट्रेट एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। चूंकि ये बोरिंग की ही इसलिए गई थी ताकि क्वालिफाइंग एसेट बनाया जाए, तो अब उस बोरिंग के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी, ये भी आप एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे हैं। क्या ये बातें समझ आती है हमें? सर कुछ बातें मैंने लिखी है, उसे अपने पास नोट करें। मीनवाइल मैं ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देता हूं। सर एक सवाल सुनिएगा। ये स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि एक एसेट है जिसकी लाइफ 10 साल है, यानी वो एसेट 10 साल तक चलेगा, लेकिन उसको बनाने में 1 महीना लगता है, तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? एक एसेट जिसको बनाने में 1 महीना लग रहा है, इस्तेमाल वो 10 साल तक होगा, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। हमने एसेट की यूजफुल लाइफ को नहीं देखना, हमने एसेट के मैन्युफैक्चरिंग पीरियड को देखना। अगर मैन्युफैक्चरिंग पीरियड सब्सटेंशियल है तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। फॉर एग्जांपल जो वो होते हैं ना ऑफिस में पेपर वेट, अब पेपर वेट की लाइफ तो 100 सालों की होती है, लेकिन बनाने में तो वो मिनटों में बन जाता है। पेपर वेट समझते हैं क्या? वो जो फाइलों में पेपर्स के ऊपर वेट रख देते हैं, उसकी लाइफ तो कभी भी वो खत्म नहीं होती, वो तो 100 साल चल जाएगा, लेकिन उसको बनाने में तो शायद मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट लग रहे होंगे। तो अगर एक एसिड की लाइफ 1 साल से ज्यादा है लेकिन उसको बनाने में 1 साल से कम अगर लग रहा है, तो ये क्वालिफाइंग एसिड कंसिडर नहीं किया जाएगा।